नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को लेकर जो फाइनल बातचीत होनी थी, समझौता होना था, ऐसा लग रहा है कि अब वो पूरा मामला खटाई में पड़ गया है, क्योंकि ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इस बातचीत का, इस युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लागू होने के तुरंत बाद ही अमेरिका और इसराइल की ओर से उसका उल्लंघन शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये युद्ध विराम नहीं लागू होता है और इसी तरीके से ये लड़ाई चलती है, तो क्या अब ये हमले मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहा है ये और भी तेज होंगे, या फिर आगे और क्या चीज़ें हो सकती हैं? इन तमाम जो सवाल हैं, इन सवालों के उत्तर समझने के लिए, इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वो हमारे साथ इस समय स्क्रीन पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और अब जिस तरीके से जहां ये परिस्थितियां जाती दिखाई पड़ रही हैं, ईरान ने कह दिया कि अब भाई युद्ध विराम आप कर रहे हो, आप ही कर रहे हो और आप ही उसको तोड़ भी रहे हो, तो इसका क्या फ़ायदा है? और पाकिस्तान में ये युद्ध विराम होने वाला है, लेकिन वहाँ ईरानी प्रतिनिधिमंडल गया नहीं है, जा नहीं रहा है। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि कहीं से कोई गुंजाइश दिखाई पड़ रही है कि युद्ध विराम पर कोई फाइनल समझौता हो पाएगा, या फिर ये टूट जाएगा और लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी? देखिए समितराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका और इजराइल चालाकी करने का प्रयास कर रहे हैं और शुरू से चालाकी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ईरान को उलझाकर और ये समझ रहे हैं कि ईरान उनके झांसे में आ जाएगा और वो एक तरफा उनके मित्रों पे, ईरान के मित्रों पे अटैक करते रहेंगे और ईरान से समझौता करके शांत बैठ जाएंगे, ईरान पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन बाकी अपना उनके मित्रों पे अटैक करके एक इनडायरेक्ट मैसेज पूरे वर्ल्ड को देने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास पावर है और हम जो चाहेंगे हम करेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुलवा लेंगे। तो एक प्रकार की ऐसी बार्गेनिंग पोजीशन वो चाह रहे थे अमेरिका और इजराइल जी, कि हम कोशिश करते हैं कि अमेरिका उस युद्ध विराम में है लेकिन इजराइल नहीं है, और इजराइल क्योंकि नहीं है इसलिए वो लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रहा है, और क्योंकि वो वार्ता में शामिल नहीं है इसलिए अब ईरान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, क्योंकि ईरान उस बात को समझ गया था जी कि इनका मकसद केवल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसी तरह से खुल जाए, यातायात सुगम हो जाए। अच्छा, ये भी एक बड़ा विषय था कि उसमें वो टोल टैक्स लेगा, उसमें वो अपनी फीस चार्ज करेगा, उसमें भी अमेरिका को परेशानी होने लगी। पहले तो उसने कहा कि ठीक है 10 सूत्रीय जो मांगे हैं उस पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाद में उसमें लगा कि इसका मतलब तो निष्कर्ष जनता ये निकालेगी, विश्व के लोग ये निकालेंगे कि ईरान भारी पड़ा और हम हल्के पड़ गए, तो हम तो ये टोल टैक्स नहीं लेने देंगे। तो उन्होंने एक जनमत बनाने का प्रयास किया। भाई अगर मान लीजिए टोल टैक्स दे भी दिया जाए और अगर टोल टैक्स ना दिया जाए, देखिए तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है समितराज जी। अगर आपकी भी मान लीजिए कोई शिप लोड वहां से आती, भाई एक तो यह है कि सुगमता से अपना शिप लोड आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ले आइए, नहीं लाइए तो लॉन्गर रूट से ले आइए, और उसके बाद सारी कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट क्या होगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, आपका टोल टैक्स क्या होगा, और अगर आपको इकोनॉमिकली वायबल लगता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूज कीजिए वरना मत कीजिए। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि इस रूट से ले आने में आपको कुछ फायदा है तो लाइए वरना मत लाइए, कोई मजबूरी और वो तो है नहीं। अच्छा, जब अमेरिका ये सारे विश्व के देशों के ऊपर ये धौंस पट्टी जमा सकता है, भाई उसका भी कोई औचित्य नहीं। मान लेते हैं हम ये कहते हैं कि ईरान जो है वो टोल टैक्स ना ले, वो उस पर कोई टैक्स ना लगाए, उस पर कोई लेवी ना लगाए और आने जाने दे, तो अमेरिका भी जो इस प्रकार से सैंक्शंस लगाता है जी, ईरान पे सैंक्शंस लगाता है, रूस पे सैंक्शंस लगाता है और हमारे भारत को नुकसान पहुंचाता है, उसका अधिकार क्या अमेरिका को है? भाई अगर रूस हमको डिस्काउंट पे तेल दे रहा था और रुपए के बदले तेल दे रहा था, उस डील को सबोटाज करके अगर डॉलर में हमको पेमेंट करके अरब कंट्री से या अमेरिका से या वेनेजुएला से तेल खरीदना पड़ेगा और महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, तो उसके भी कोई अधिकार नहीं है अमेरिका के पास। ईरान हमें डिस्काउंट पे तेल दे रहा था, हमारे पास था, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी फायदा था, हमारी मित्रता भी तोड़वा दी। तो अगर अमेरिका, देखिए रूल हैज टू बी इक्वल फॉर ऑल, जो लॉ है, जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता एक कानून तो अमेरिका के लिए है कि अपनी धौंस पट्टी जमाता रहे और दूसरा कानून भारत के लिए है और ईरान और रूस के लिए है, आप ये नहीं कर सकते हम ये करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो अनुचित है। एक अगर रूल हो तो सबके लिए हो
और अगर इस प्रकार से वेनेजुएला हो या क्यूबा हो या यूरोपियन कंट्रीज को धमकाना हो या भारत पे दबाव डालना हो या ईरान और रूस की अर्थव्यवस्था को खराब करना हो, और उसके बाद अगर अपने रूट को, और ये भी बात बिल्कुल ईरान की औचित्यपूर्ण लगती है कि भाई हमारी सीमा क्षेत्र में अगर कोई जहाज जा रहा है और उस जहाज के अंदर क्या है, क्या यूज करेगा, किस तरह से हमारे ऊपर अटैक करेगा, किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो भाई हम तो पूरी इसकी चौक बंदी करेंगे, हम उसमें देखेंगे क्या है, हमारी आर्मी के कन्वॉय के साथ हो जाएगा और उसके लिए हम फीस चार्ज करेंगे। तो या तो रूल सबके लिए एक समान हो, लेकिन अमेरिका की धौंस पट्टी अगर पूरे विश्व के अंदर चले, अच्छा अमेरिका को तेल की कोई कमी नहीं है, तो अमेरिका ये जानता है हमको तो कोई परेशानी है नहीं। सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसको है तो अमेरिका के कॉम्पिटिटर को है, चाइना को। लेकिन चाइना ने रूस से भी तेल लेकर और ईरान से भी संबंध सुधार के उसको काउंटर वो कर दिया। तो देखिए बेसिकली ये जो शतरंज का खेल चल रहा है ये मल्टी कॉर्नर्ड चल रहा है, और अगर ईरान इस वार्ता में सम्मिलित नहीं होता है तो जेडी वांस आके वहां पे क्या कर लेंगे, बाकी लोगों पाकिस्तान उसमें क्या कर लेगा, उसमें बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। इसका माने लड़ाई लंबी चलेगी, तो लड़ाई को लंबी चलाना है तो अपनी धौंस पट्टी चलाइए। अगर आपको ये चाहते हैं कि विश्व के अंदर आर्थिक परेशानी न क्रिएट हो तो ईरान भी उनकी बातें माने, वो भी माने, पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई किसी को ऊपर आक्रमण न करे, कोई बम न चले, कोई तोप न चले, कोई मिसाइल न चले, और सब शांति से पूरा विश्व रहे और बिल्कुल ये तो एक बिल्कुल एक आदर्श व्यवस्था है जिसके चल पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर चले तो फिर क्या ही पूछना है, कितना बढ़िया होगा। पर अभी जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, अगर इसका एक दूसरा पहलू भी देखा जाए प्रोफेसर अखिल स्वामी, जिस तरह से पाकिस्तान में मध्यस्थता पाकिस्तान ने की, अब ये शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान चुना गया है, पाकिस्तान की जगह चुनी गई है, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कल वो बयान किस तरीके से वो इजराइल को एकदम परेशान कर गया, और हालांकि उन्होंने वापस ले लिया अपना वो ट्वीट कि एक कैंसर बन गया है और जहां शांति स्थापित हो रही थी उस शांति की स्थापना में फिर वो बाधक बन गया है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका को पाकिस्तान ही मिला एक मध्यस्थ के तौर पर। ईरान के लिए तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजराइल को दिक्कत थी पाकिस्तान से, पर अमेरिका ने पाकिस्तान को ही चुना। अब क्या ये स्थितियां क्या बता रही हैं, और ये बौखलाहट नेतन्याहू के भीतर भी दिख रही है और हाँ इजराइल के अंदर भी दिख रही है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका ईरान के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर या और कुछ चीज़ों पर डील कर ले और इजराइल पूरी तरीके से अब इस लड़ाई में और यहाँ पश्चिम एशिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव का जो ये मैसेज आया और जिस प्रकार से उन्होंने इजराइल को वर्णित किया जी, ये मेरे ख्याल से या तो बहुत साहस का काम था या बहुत बड़े दुस्साहस का काम था। भाई हाइपोथेसिस तो यही कहती है ना कि इजराइल अमेरिका हैं, एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन इस प्रकार का मैसेज देना जबकि वार्ता पाकिस्तानी के अंदर होनी है, तो इस बात की भी संभावना बहुत ज्यादा है कि कहीं अमेरिका के इशारे पे तो ये नहीं किया गया था, लेकिन जब बात पता चली कि इससे तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी तो उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन पाकिस्तान का चुना जाना भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की निगाह में भारत की वो उपयोगिता नहीं है, क्योंकि हमारे देश के इजराइल से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। मोदी जी तो 48 घंटे पहले इजराइल गए थे। ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, अमेरिका से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, रूस से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर तथाकथित जो हमने पोजीशनिंग अपनी खराब कर ली और पोजीशनिंग खराब कर ली, तो आज की तारीख में रूस भी हमारे साथ नहीं है, ईरान भी संशय की निगाह से देख रहा है। केवल इजराइल हमको ऐसा है जो सशंकित भाव से नहीं देखता है, जिसे शायद अमेरिका झटकना चाहता है। इसलिए भारत के स्थान पे जो एक बड़ा देश था उसकी तुलना में उसने पाकिस्तान को बीच में डाला। तो ये सारी चीजें हैं, इतनी ज्यादा रहस्यमयी हैं। ये बात तो देखिए अमेरिका को पता है कि हम चीन के साथ तो जा नहीं सकते, हम पाकिस्तान के साथ तो जा नहीं सकते, हम पाकिस्तान की तुलना में बहुत बड़ा देश हैं, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी है, अमेरिका को अगर फायदा होगा तो इंडिया से होगा, हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, हम उनके आर्म्स और एमिनिशन भी बहुत ज्यादा खरीद सकते हैं। लेकिन रूस से जिस प्रकार का डिस्टेंस अमेरिका ने बाध्य करके बनवाया और जिस प्रकार से हमारी तुलना में उसने पाकिस्तान को चुना, इसका मतलब यह है कि प्रायोरिटी लिस्ट में
भारतवर्ष को अमेरिका ने बहुत नीचे कर दिया, और इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है, सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे लगाने का क्या मतलब था, आप बताइए। सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने का क्या मतलब था? जब स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, वहां पे गुरवंत सिंह पन्नू को बुलाने का क्या औचित्य था, और भारत के मोदी जी को बुलाने का ना बुलाने का क्या औचित्य था? बिल्कुल, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी बड़े संशय के दिमाग से, भारतवासियों को भी समझना चाहिए जो अमेरिका और इजराइल की बात करते हैं, कि इजराइल ने हमारा उपयोग किया है, दे हैव यूज्ड अस। अमेरिका ने बार बार हर बार ये मैसेजिंग की है कि वो भारत की तुलना में पाकिस्तान को ज्यादा महत्व देता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक है जी। तो ये सारा सिनेरियो ये लगता है, जो मुझे लग रहा है, देखिए युद्ध विराम तो होगा, क्योंकि जो वर्ल्ड का जनमत है वो बहुत ज्यादा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, और जिस प्रकार से स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जो पाकिस्तान ने भी देखिए एक इनडायरेक्ट मैसेज तो दे दिया, बाद में चाहे उसको विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब यह है कि जो विश्व का जनमत है आज के तारीख में, इजराइल के तो भीषण रूप से खराब है, और अमेरिका के भी बहुत ज्यादा खराब है। तो अमेरिका हाथ झटकना चाहता है इजराइल का, झटक के या न झटके, लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है वो ईरान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल गया है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो ये पाकिस्तान की बात हो रही है, और आपने बताया कि ये भारत के लिए भी एक मौका था, अब इसको किस रूप में देखा जाए? अगर भारत रहता तो मुझे लगता है कि न तो ईरान को कोई दिक्कत थी, न इजराइल को दिक्कत थी, और अमेरिका अगर भारत के नाम को प्रस्तावित करता या भारत की के लिए कोशिश करता कि ये मध्यस्थता करे, लेकिन पाकिस्तान को लेकर इजराइल में पहले से ही दिक्कत थी, और जो क्यों दिक्कत थी वो चीज़ें सामने भी आ गई। जिस दिन ये डील हुई है, इजराइल को पता भी नहीं था, और ये डील हो गई है, उसकी सूचना दी जा रही है ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। तो इसके पीछे क्या मतलब, अगर हम ये देखें कि क्या अमेरिका केवल भारत को नीचा दिखाने के लिए या भारत को इग्नोर करने के लिए पाकिस्तान को महत्व दे रहा था, या फिर इजराइल को उससे तकलीफ होगी, परेशानी होगी, इस बात की उसको जानकारी थी, और वो इस बात को शो करना चाहता था कि हम बिना आपसे पूछे और बिना आपकी जानकारी के एक ऐसे देश के साथ मध्यस्थता कर, एक ऐसे देश की मध्यस्थता में हम वार्ता कर रहे हैं ईरान से, जिसको आप पसंद नहीं करेंगे, और उस वार्ता को, उस युद्ध विराम के प्रस्ताव को आपको स्वीकार करना पड़ेगा? दो में से क्या चीज? हाँ जी, देखिए ये बात बिल्कुल सच है। अभी तक जो भारतवासी एक हाइपोथेसिस को मानते थे, और ये हाइपोथेसिस बिल्कुल मानने योग्य थी, अगर इसका परीक्षण करें तो ये उचित था। सीधी सी बात यह है, इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के अंदर चाइना और भारत दो बड़े देश हैं, और दोनों 19-20 के देश हैं, दोनों महाशक्तियां हैं। हमारे पास भी पावर, हम उनसे कम नहीं है, वो हमसे कम नहीं है। तो अगर अमेरिका को, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका और चाइना साथ चल नहीं सकते, तो अमेरिका को एक ऐसी पावर की जरूरत थी इस रीजन के अंदर जो चाइना को काउंटर कर सके। लेकिन हमने 10 साल में, पिछले 10 साल में वास्तविकता में जो एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास बहुत बड़ी, कि लोग ये चाहते थे, पूरा वर्ल्ड ये चाहता था कि चाइना का एक सब्स्टिट्यूट मिल जाए जहां वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बनाएं। उसका फायदा किसने लिया? उसका फायदा ताइवान ने लिया, उसका फायदा वियतनाम ने लिया, उसका फायदा बांग्लादेश ने लिया, उसका फायदा भारतवर्ष ने नहीं लिया। भारतवर्ष ने, क्योंकि भारतवर्ष का जो हमारे सत्ताधीश लोग थे, उनका ध्यान जो था वो सारी पॉलिटिकल मैनेवरिंग में था हिंदुस्तान के अंदर, अपनी इकोनॉमिक पावर को। इसीलिए आप देखिए पिछले 3-4 साल के अंदर कितने लाख करोड़ों रुपए हमारे देश से बाहर चला गया, कितने पूंजीपति हमारे देश से बाहर चले गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो जो लोग चाहते थे, जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता था कि भारत एक रिप्लेसमेंट बन जाए, और वो अपना एफडीआई इन्वेस्टमेंट करके, एफपीआई इन्वेस्टमेंट करके भारत के अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाएं, और चाइना उससे वीक होता, तो ये नेचुरल चीज थी कि अमेरिका का जो एक नेचुरल एलाई होना चाहिए था वो भारतवर्ष होना चाहिए था। लेकिन किन्हीं कारणों से, किन्हीं दबावों की वजह से अमेरिका को ये लगा कि भारत तो हमसे अलग हो ही नहीं सकता। हम टैरिफ लगाएंगे तो भी ये ऑफ नहीं करेगा, हम अगर ट्रेड डील करेंगे तो भी ये ऑफ नहीं करेगा, हम इससे कहेंगे रूस और ईरान से तेल मत खरीदो तो भी ये ऑफ नहीं करेगा। अब कारण तो अज्ञात हैं, लोग अपने अपने गेस लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो हमारी कमजोर नस उसको पता चली, और जो वर्ल्ड पावर को यह पता चला कि भारत को जो हम एक विकल्प बनाना चाहते थे चीन का, वो नहीं बन पाया। इसीलिए चीन और पाकिस्तान के संबंध कितने अच्छे हैं ये भी आपको पता है, लेकिन इसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा महत्व दे रहा है, भारत को नहीं दे रहा है, ये तो एक सोचने वाली बात है।
राहत, और एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है, पता नहीं वो कितना जेन्युइन है कितना नहीं है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका भारत को मध्यस्थ के तौर पर रखना चाह रहा हो, चूंकि उसको भी ये पता रहा होगा कि ईरान और इजराइल दोनों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री ने एक अनिच्छा जाहिर की कि ये तो एक दलाली का काम है और भारत दलाली नहीं करता, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वजह से पीछे हट गया हो कि भाई हो सकता है भारत को पेशकश करें कि आप मध्यस्थता कर लीजिए, लेकिन भारत इस प्रोफेशन को, इस काम को वो एक दलाली के तौर पर देखता है, अच्छी तरह अच्छे रूप में नहीं देखता है, इस वजह से तो नहीं अमेरिका पीछे हट गया? मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज है जो कि अपने इंडिया के अंदर जो अपोजिशन था उसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए एक जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दे दिया था। देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है। आप खुद सोचिए, अगर दो बड़े बड़े पहलवान आपस के जो उनके कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको या मुझे फोन करते हैं, तो ये तो सम्मान का विषय है। भाई हमें भी लगेगा यार, हमारी कम से कम ये हैसियत है कि जहां पे दो महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई हैं और मुझे मध्यस्थता, वो तो जयशंकर साहब का स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है कि साहब हम दलाली नहीं करते। भाई हमने पता नहीं कितने युद्धों में मध्यस्थता की है, भगवान कृष्ण ने भी मध्यस्थता कौरव पांडवों के बीच में करने का प्रयास किया था, वो तो मेरे ख्याल से एस्केप रूट था। भाई जयशंकर साहब तो ये भी स्टेटमेंट दे सकते हैं ना, या था जो उन्होंने, कि चाइना इज ए सुपर पावर और उस सुपर पावर से हम कैसे संघर्ष कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। भाई ईरान तो हमसे कई गुने छोटा है, कम ताकतवर है, लेकिन अपने देश को यूनाइट, भाई हमारे देश के अंदर, देश को अंदर से यूनाइट करने का प्रयास 11 साल में कहां हुआ? समित राज जी एक बार बता दीजिए। कहीं हिंदू मुसलमान होता है, कभी साउथ नॉर्थ होता है, कभी अगड़ा पिछड़ा होता है, कभी होता है, तो 11 साल के अंदर देश को अंदर से कम। और ये ऐसा तो है नहीं कि विश्व इसको ऑब्जर्व नहीं करता, वो देखता नहीं है कि ये वो वाला भारत नहीं है जो 145 करोड़ लोग एकजुट होके रहते थे, और एकजुट जो एक लकड़ियों का गट्ठर है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें पता है कि आज की तारीख में, ये दूसरी बात है कि भारत से सब लोग प्यार करते हैं, तो अंत में अगर भारत में कोई समस्या आएगी तो 145 करोड़ लोग एकजुट हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल अपने देश को अंदर से कमजोर करने और विभाजित करने में कोई कसर नहीं उठाई है। ये तो ये कहने की बात है कि हम उसको दलाली समझते हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका ने ये समझ लिया है कि भारत किसी भी स्थिति में, भाई देखिए रूस से आपने अपने संबंध खराब कर लिए, अपनी लिवरेजिंग खत्म कर दी जी। भाई पुतिन ने आपको हर समय सम्मान दिया, अमेरिका, रूस ने हमेशा सम्मान दिया, और 100 साल से वो आपको सम्मान देते आ रहा है। जब भी अमेरिका ने धमकी दी 1971 में, क्या अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ था? कौन हमारे साथ खड़ा हुआ था? रूस हमारे साथ खड़ा हुआ था। लेकिन केवल अमेरिका से अज्ञात कारणों से अगर आप रूस से अपनी मित्रता खत्म कर देते हैं, और अमेरिका को ये पता चल जाता है ये चीन से कट चुके हैं, ये रूस से कट चुके हैं, अब इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है हमसे मित्रता करने के अलावा, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, और इसके लिए तो अमेरिका फेमस है। बिल्कुल सही बात है। और ये तो हम एक उस जो बात हमने कही भी कि कहीं इस वजह से तो नहीं, तो ये बिल्कुल एक कह लीजिए कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में ही हमने कहा, कतई ऐसी बात नहीं थी। सच्चाई ये है कि अमेरिका, जो आपने बिल्कुल कहा कि अमेरिका भारत को जानबूझकर नीचा दिखाना चाहता है, और उसके काउंटर में वो पाकिस्तान को अपर हैंड देना चाहता है। यहाँ तक कि अब हम उसको भी, अगर उस क्षण को भी याद करें जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद आसिम मुनीर को बुलाकर किस तरीके से उनको सम्मान दिया है और पाकिस्तान को मदद दी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ भी यही शोक, और भारत को कैसे उन्होंने एक नीचा दिखाने के लिए ही कि हमने इनको ट्रेड का डर दिखाकर युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया, ये सारी चीज़ें बता रही हैं। और अब वो जो अज्ञात कारण का आपने जिक्र किया, वो पता नहीं कौन से अज्ञात कारण है जिनकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, नीति निर्माताओं को। लेकिन भारत को अगर एक मौका निश्चित तौर पर मिल सकता था, जिसको गंवाया गया, और एक जिसको कह सकते हैं कि एक विश्व गुरु तो नहीं, लेकिन विश्व में एक आपकी अलग पहचान जो बनी हुई थी वो फिर से मेंटेन रहती, और वो हम नहीं कर पाए। लेकिन एक बार फिर अगर आते हैं जो परिस्थितियां इस समय पश्चिम एशिया में चल रही हैं, उनको देखते हुए कि ये अब लड़ाई, अगर युद्ध विराम हो जाता है, ठीक है, नहीं हो जाता है, तो क्या लड़ाई पश्चिम एशिया तक ही रहेगी? इसराइल के साथ में यूरोपियन देश, नेटो साथ छोड़ चुके हैं, अमेरिका का भी अब कितना साथ रहेगा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इजराइल क्या अलग अकेले दम पर वो लेबनान से, हिजबुल्लाह से, हूती से, ईरान से
इन सब से लड़ाई कर लेगा? देखिए, ये बात भी सुमित्रा जी आपको बिल्कुल समझनी होगी कि अमेरिका इजराइल को नहीं छोड़ेगा और रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया ईरान को नहीं छोड़ेंगे, इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इजराइल खत्म हो जाए, क्योंकि इजराइल खत्म होने का मतलब उसकी नाक कट जाएगी। और आज के तारीख में रूस और चीन, जिन पे एक प्रश्न चिन्ह है कि जब वेनेजुएला के अंदर यह हो रहा था और जब क्यूबा के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां हो रही थी और उनको आपने बिल्कुल अंधेरे में डाल दिया है, तो ऐसे समय में रूस और चीन चुप क्यों रहे? अरे उनसे ज्यादा हिम्मत तो स्पेन वाले दिखा रहे हैं, जर्मनी वाले दिखा रहे हैं, यूके और फ्रांस के लोग दिखा रहे हैं। चीन और रूस की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है, ये चीन और रूस को भी पता है कि रूस की तो आपने आर्थिक कमर तोड़ दी। अगर ईरान के ऊपर भी आधिपत्य हो जाए किसी तरह से, अगर मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, तो चीन का हाल क्या होगा? भाई चीन जो है वो तो हमसे ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर। गल्फ कंट्रीज में तो आज के तारीख में अमेरिका का कब्जा है ही, और ईरान पे भी अगर मान लीजिए उसका दखल हो जाएगा तो चीन तो तरस जाएगा तेल के लिए, जिस दाम पे अमेरिका चाहेगा बेचेगा। तो अमेरिका की जो ऑयल पे मोनोपोली अमेरिका बनाना चाहता है, वो सबसे ज्यादा कष्टदायक अगर किसी के लिए होगी तो भारतवर्ष के लिए और चीन के लिए होगी। तो देखिए, ना तो अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ेगा, ना ईरान का साथ चीन। वही वाला हाल हो जाएगा जो मुगल आजम में हुआ था कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, अब बचा लो। तो इसका मतलब ये लड़ाई भी रुकने वाली नहीं है, ये यूं ही चलती रहेगी। और कब तक चलती रहेगी, अब ये तय करने वाले देशों को देखकर तो नहीं लग रहा है कि कहीं से भी ये लड़ाई रुकने वाली है। अब जैसे यूक्रेन और रूस की चल रही है तो चलती रहेगी जब तक लड़ने की ताकत रहेगी दोनों में। क्या कुछ यही स्थिति दिखाई पड़ रही? लेकिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई में और यहाँ की लड़ाई में बहुत फ़र्क भी है। यहाँ पूरी दुनिया इसलिए प्रभावित हो रही है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात है और ऑयल प्राइसेस की बात है, क्योंकि अब जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ वो किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, पूरा का पूरा असर उन पर भी दिखाई पड़ रहा है। तो इस लड़ाई को इस तरीके से तो हम लोग डिफाइन कर भी नहीं सकते हैं ना कि रूस यूक्रेन की जैसे चल रही है वो चलती रहेगी। इसको तो किसी न किसी बिंदु पर आकर ख़त्म होना ही होगा, या फिर युद्ध विराम होना ही होगा। वो बिंदु कब आएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, बिंदु तो देखिए कल आ सकता है जी, अगर अमेरिका ईरान की जेन्युइन बातों को मान जाए। भाई किस चीज के लिए आपने युद्ध शुरू किया था? आपने तो युद्ध शुरू किया था ना कि उनके पास न्यूक्लियर पावर वो बना रहे हैं और हम उनको न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस नहीं बनाने देंगे। अरे आपके सारी रिपोर्ट्स के अंदर, सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अंदर जब ये पता चल गया कि उनका एनरिचमेंट 60% से ऊपर नहीं है, और ये ईरान ने लिख के दे दिया कि हमारा कोई मकसद नहीं है, ये हमारे इस्लाम में ये एक चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, हम नहीं बना रहे हैं, तो उस पर तो आप बिना वजह वही स्थिति कर रहे हैं जो इराक के अंदर आपने की थी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वो चीज अलग हो गई। अमेरिका को या किसी भी देश को अधिकार नहीं है किसी डेमोक्रेसी के अंदर जाके कहे इस रिजीम को नहीं, आप उस रिजीम को बिठाइए। क्या कहते हैं वहां पे कि अमेरिका में रिपब्लिकन्स को हटा के डेमोक्रेट्स को बिठा दीजिए। पर अरे यार, आपका इलेक्शन वो मोदी जी ने चलिए डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग कर दी, वो एक इंटरनेशनल एक उदाहरण था ऐसा। वरना भाई आपस में डिसाइड करें, अमेरिकन डिसाइड करें भारत के अंदर, भारत में डिसाइड हो कि यूपीए जीतेगा कि एनडीए जीतेगा, उसमें अमेरिका को या किसी देश को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, ये भी बात सही है क्योंकि युद्ध आपने थोपा तो जो नुकसान हुआ उनका कंपेंसेट कीजिए और युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुल जाए और उसके बाद जितने भी ईरान के समर्थन करने वाले देश हैं, इजराइल उन पर अटैक करता रहे और ईरान, अमेरिका उसको पीछे से सपोर्ट करता रहे, तो ये चीज तो हो नहीं पाएगी। मेरे ख्याल से जब कोई भी समझौता होता है तो दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ कंसीड करना पड़ता है। तो ईरान कंसीड करे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे, कोई समस्या नहीं होगी। जो उनपे सैंक्शंस लगे थे वो सैंक्शंस हटा लिए जाएं, रूस पे भी हटा लिए जाएं, ईरान पे भी हटा। फिर किसी पे सैंक्शन लगाने का आपको क्या अधिकार है? अगर सैंक्शन हट जाएंगे, सप्लाई तेल की बढ़ जाएगी, तेल के दाम $50 पे आ जाएंगे, इनकी इकोनॉमीज अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अगर रूस और ईरान की इकोनॉमी अच्छी हो जाएंगी तो अमेरिका एक वर्ल्ड के दादा के रूप में काम कर रहा है, और वो खुद नहीं कर रहा है तो इजराइल के प्रॉक्सी के थ्रू करा रहा है। तो ये है मेन इशू।
तो वही तो सवाल है। आपने कहा कि अगर उनकी शर्तों को मान ले, शर्तों को मानने को तैयार भी हो गया अमेरिका, लेकिन उसके बाद एक दिन तक भी नहीं मान पा रहा है और उसके बाद अलग अलग बयान आ रहे हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ा सवाल है और कंफ्यूजन है। और शायद ईरान को ये बात पता है, इसीलिए पहले ही दिन से कहा कि हमने उंगलियां ट्रिगर पर ही रखी हैं, हमको भरोसा नहीं है कि अमेरिका इन चीज़ों को मानेगा। वो कहता कुछ है और करता कुछ है, और दिखाई पड़ गया तुरंत ही। यानी ईरान को इस बात का आभास था, तो वो गलत नहीं था। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन कल की जो बैठक है, प्रस्तावित बैठक है, वो बैठक होती है नहीं होती है, अभी तक ईरान का रुख बिल्कुल उस बैठक को लेकर बहुत उत्साहजनक नहीं है, मना कर रखा है। तो बहुत चीज़ें इस पर टिकी हुई हैं कि ये लड़ाई रुकती है या आगे बढ़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया किसी न किसी तरीके से इससे प्रभावित है। अब देखना यही है कि क्या कुछ होता है, उसी पर हमारी भी नज़र रहेगी। जी, एक स्टेटमेंट देना चाह रहा था। हाँ जी, बिल्कुल। अगर मान लीजिए ईरान कहता है कि हमें इतने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, इसे कंपेंसेट कीजिए। अमेरिका की नाक कटती है अगर वो कंपेंसेट करता है। अरे भैया, पूरे वर्ल्ड से अपील कर दो, हम भारतवासी भी और हमारी गवर्नमेंट भी, और फ्रांस, पूरा यूरोप, सारा वर्ल्ड, जापान, एवरी कंट्री विल कंट्रीब्यूट। और आप कह दीजिए कि भाई हम नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये तो वर्ल्ड में क्राउड फंडिंग की है उन्होंने और उसके हिसाब से ये ईरान को कंपेंसेट कर रहे हैं, लेकिन युद्ध खत्म कर दो। क्योंकि ये जो भाई हमारे देश में तो बड़े उदार लोग हैं ना, हमारे माननीय मोदी जी तो बड़े उदार हैं। उन्होंने बांग्लादेश, जहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार होता है, वहां भी पता नहीं कितना तेल भेज दिया, जबकि हमारे यहाँ तेल की कमी हो रही है, बांग्लादेश को भेज दिया। और दूसरे देशों के अंदर दवाइयां भेज दी थी जब हमारे देश के अंदर दवाइयां कम हो रही थी। तो चलिए हम लोग वो भी कंपेंसेट कर देंगे, लेकिन जो अनिश्चितता है वो खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अनिश्चितता ही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि उसके लिए जो निर्णय लेना है, उसके लिए जो फाइनल डील पर जाना है, वो उन्हीं देशों को जाना है जो इस युद्ध में आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। वो इसको खत्म करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो चाहे जिसकी वजह से भी हो रहा हो, पर उम्मीद यही की जाती है कि ख़त्म हो, जल्दी हो और पूरी दुनिया चैन से रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत सारी जानकारी दी। अब उम्मीद की जाती है कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। क्या कुछ होता है, क्या कोई शांति वार्ता हो पाती है, नहीं हो पाती है, देखेंगे। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त।